आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई अपना भविष्य उज्जवल बनाने की दौड़ में लगा है। एक लंबी प्लानिंग बना रखी है जिंदगी की, लेकिन दूर की सोच में कभी कभी नजदीकी मामले बिगड़ जाते हैं। कुछ बड़ा हासिल करने की कोशिश में जो हाथ में है वो भी खो जाता है। आज की ये कहानी एक ऐसे दिल दहला देने वाले सच की तरफ इशारा करती है जिसकी अनदेखी करके एक परिवार ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई। मम्मा, मैं आपको कितना मिस करता हूँ। आप फैक्ट्री क्यों गए? आई एम सॉरी बेटा, बस मम्मा अभी आती है आपके पास, बस थोड़ी देर में। पर हाँ अथर्व, तुम बाहर कहीं नहीं जाओगे अकेले, ठीक है? मम्मा आ रही है। फोन लगी मुझे, पापा से बात करो। अथर्व, एक काम करो बेटा, तुम पार्क चले आओ, डायरेक्ट खेलने। पापा, लेकिन मैं अकेले जाऊंगा। मम्मी आ जाएगी तुम्हें पार्क में लेने के लिए। ओके। ओके बच्चे। अथर्व, 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 वो मेरा बेटा है छोटा सा, वो अथर्व, 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 अथर्व। 7 साल का है हमारा बेटा अथर्व, पता नहीं कहाँ चला गया, किस हाल में होगा वो। आपने उसे आखिरी बार कब देखा? सर शाम को लगभग 5 बजे बात हुई थी सर फोन पे उससे। उस समय वो साइकिल लेके पार्क में खेलने जा रहा था सर। किसके साथ? सर अकेले ही जा रहा था। एक काम करो बेटा, तुम पार्क चले आओ, डायरेक्ट खेलने। पापा, लेकिन मैं अकेले जाऊंगा। उसने ग्रे कलर की जैकेट पहनी थी जिसमें मैंने अपने हाथों से उसका नाम लिखा था। सर प्लीज उसे ढूंढ निकालो, हमारा इकलौता बेटा है वो, 4 साल बाद हुआ है। पता नहीं किस साल में होगा मेरा अथर्व। सर बस अभी आधे घंटे पहले उनका फोन आया था फिरौते के लिए। 15 लाख रुपए मांग रहे थे वो, और पुलिस को ना बताने की धमकी भी दी थी उन्होंने। आप लोग चिंता मत कीजिए, पुलिस को बताकर आप लोगों ने सही कदम उठाया। आप हमें वो नंबर दे दीजिए जहां से कॉल आया था, हम उस किडनैपर की लोकेशन ट्रेस कर लेंगे। हेलो। अरे कैसे माँ बाप हो तुम? अपने बच्चे पे जरा भी तरस नहीं आया? हमें धोखा दिया, अब देखो तुम्हारे बच्चे के साथ मैं क्या करता हूँ। देखिए हमारे बच्चे को छोड़ दीजिए प्लीज, कुछ मत कीजिए। हेलो हेलो, क्या हुआ? सर मुझे पता चल गया कि आप लोग हमारे साथ हैं। सर जिस किडनैपर का फोन आया था उसकी लोकेशन ट्रेस हो गई है। जल्दी चलो। ये ताला तोड़। क्या सर? मिस्टर वहां देखो। सर पकड़ सब। चेहरा तो बुरी तरह कुचल दिया ताकि शिनाख्त ना हो। चल अब सब सच सच बताओ वरना डंडे से बुलवाऊंगा। हमने कुछ नहीं किया साहब, हम तो लाश ठिकाने लगा रहे थे बस। किसने मारा इसको? किसने मारा? चीनू साहब, चीनू वो उसके अचार की कंपनी में काम करता था साहब। 2 महीने पहले चीनू को उन्होंने नौकरी से निकाल दिया, तो उसने गुस्से में इस बच्चे का किडनैप कर लिया साहब। हमें भी पैसे का लालच देकर हमें साथ में मिला लिया साहब। उसी ने मारा है, उसी ने इसका चेहरा भी खराब किया है। पैसों के लिए किसी के साथ भी किडनैपिंग का प्लान कर लेगा तू? हाँ?
नहीं मेरा अरे नहीं नहीं मर्डर और किडनैपिंग का चार्ज लगेगा तुझ पे। लेके जाओ इसको, लेके जाओ। मिस्टर सर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पता लगाओ कि ये चीनू कौन है। सर अपने बेटे अथर्वा के अपहरण और उसकी मौत के बाद राधा और समा टूट चुके थे। 6 महीने बीत चुके थे। पुलिस के कड़े संघर्ष के बावजूद अब भी एक अपहरणकर्ता उनके हाथ से दूर था। मम्मी आइसक्रीम दिलाओ ना। भाई साहब आप हिसाब करो, मैं अभी आई। चलो कितना हुआ भैया? आप आलू गोभी बेच रहे हैं कि सोना बेच रहे हैं? आपको 100 रुपए दूंगी मैं, उससे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दूंगी। अमन, अमन, भैया भैया अभी मैंने यहाँ, मेरा बच्चा आया था, मैंने आइसक्रीम ली थी, आपने देखा? अमन, आपने मेरे बेटे को देखा क्या? अमन, 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 मम्मा को छोड़ के ऐसे कहीं जाते हैं क्या बेटा? कहाँ थे आप? बहन जी, मोल भाव के चक्कर में ऐसे बच्चे को भूलना गलत है ना। 2 पैसा ज्यादा गया तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन अगर बच्चा खो गया तो जिंदगी उजड़ जाती है। अमन, अब ठीक हो ना बेटा? माँ, माँ जी, हम इसकी माँ है। ये हमारा बेटा है। हमारे पोते को ऐसी माँ की कोई जरूरत नहीं। अरे तेरी वजह से ही मरा है अथर्व। मृदुला, अब बस भी करो। अथर्व, इतना ऊंचा नहीं बेटा, गिर जाओगे। अथर्व, अथर्व, मैं कह रही हूँ इतना ऊंचा। माँ, मैं आपका सुपरमैन हूँ, मुझे कुछ नहीं होएगा। अथर्व, मेरी बात सुनो। अथर्व, 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 रुको। अथर्व, साहब, हमारा नाम शरद है, हमें शास्त्री नगर में रहने वाली है राधा माथुर के खिलाफ रिपोर्ट लिखानी है। क्या हुआ? हम अखबार बांटने का काम करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब हम अखबार डालने आज उसके घर गए तो उसने हमें बुला के बहुत मारा। साहब, क्या कर रही हैं आप? साहब, एकदम पागल हो रहे थे। ये तो अच्छा हुआ कि उसके घर वाले हमें आके बचा ली, नहीं तो वो आज हमको मार ही डालती। अजय, इनकी कंप्लेंट लिख लो। चलिए। राधा माथुर, ये वही है ना मिस्टर, शास्त्री नगर किडनैपिंग केस वाली? जी सर, उस किडनैपिंग में उनके बच्चे की जान गई। क्या वाकई राधा ने अथर्वा को देखा था? क्या अथर्वा जिंदा था?
अथर्वा की यादें अब भी राधा के दिलो दिमाग पर छाई हुई थी। वो एक ऐसे दर्द से जूझ रही थी जिसकी चुभन शायद ही किसी की समझ में आए। एक माँ के लिए ये एक बड़े इम्तिहान की घड़ी थी, लेकिन सच शायद अब भी किसी पर्दे में छुपा था। हेलो, वो ग्रे जैकेट तुम्हारे बच्चे का फेवरेट जैकेट है ना? हाँ, हेलो, कौन बोल रहा है? तुम्हारा बेटा अथर्वा भी जिंदा है। आप कौन बोल रहे हो? हेलो, हेलो, हेलो। The number you have called is currently switched off. The number you have called is currently switched off. आज का ये केस आपके यकीन की बुनियाद को हिला देगा। एक अपहरण के 6 महीने के बाद आया फिरौती का कॉल। क्या राज था इसके पीछे? क्या वाकई अथर्वा जिंदा है? क्या सच में राधा ने उसे देखा है? तो फिर जिसे मृत अथर्वा मानकर अंतिम संस्कार कर दिया गया था, वो कौन था? कई राज थे जिन पर से पर्दा उठना अभी बाकी था। आपने उस न्यूज़पेपर वाले को क्यों मारा? क्योंकि पागल है, इसका दिमाग खराब है। आपको यकीन नहीं आता तो इसके डॉक्टर से पूछ लीजिए। देखिए, हमने सवाल राधा से किया है, आपसे नहीं। बताइए। हमें उसमें एक नोट मिला था। क्या ये तूने लिखा है ना? ये उस न्यूज़पेपर में मिला था हमें। और इतना ही नहीं तो अथर्वा में पार्क में भी दिखा था, बस उसका चेहरा नहीं देख पाए हम। वो अथर्वा ही था। उसने अपनी फेवरेट जैकेट भी पहनी थी जिसपे हमने खुद ने अपने हाथों से उसका नाम लिखा था। किसी आदमी के साथ आया था और फिर वहां से चला गया। पर अथर्वा तो नहीं, अथर्वा जिंदा है। हमें कॉल भी आया था। उस आदमी ने भी हमें ये बताया कि अथर्वा जिंदा है। तुम्हारा बेटा अथर्वा भी जिंदा है। लेकिन ये कैसे मुमकिन? हमें तो अथर्व की लाश मिली थी। किसने मारा इसको? चीनू। अथर्वा का किडनैपर चीनू अभी तक लापता है, लेकिन अथर्वा के कपड़े देखकर आप ही लोगों ने उसकी लाश की शिनाख्त की थी। हाँ, हमने उस बच्चे का अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया था, लेकिन हमारा दिल तब भी नहीं माना था। हमने तो उस बच्चे के शर्ट, पैंट और कद काटे से अंदाज लगा दिया था, पर उस बच्चे का चेहरा इतना बिगड़ा हुआ था कि कुछ पक्का नहीं कह सकते। वो जैकेट भी तो नहीं मिली। मैं कहती हूँ ताई जी मेरा अथर्वा जिंदा है। हाँ बेटा, मेरा अथर्वा जिंदा है। मैं कहती हूँ यकीन से। मृदुला जी, आप इन पर हाथ नहीं उठा सकती। हम अपनी बहू के साथ क्या कर सकते क्या नहीं, ये आपसे नहीं सुनेंगे। ये आपकी पुलिस चौकी नहीं है, लेकिन ये हमारा घर है। इस तरह तुम किसी पे हाथ नहीं उठा सकती। समर कहाँ है? जब से अथर्वा गया है वो घर में रहते ही कहाँ है। आपने उसे बताया इन कॉल्स के बारे में? नहीं, हमने उन्हें कॉल के बारे में कुछ नहीं बताया। ठीक है, आप वो नंबर हमें दे दीजिए। 6 महीने के बाद फिर से फिरौती का फोन आने पर इस केस में नया मोड़ आ गया। लेकिन क्या यह मुमकिन था कि कोई अपहरणकर्ता 6 महीनों तक खामोश रहे और फिर फिरौती की रकम की मांग करे? इतने दिनों की खामोशी के बाद जैसे राधा की थमी हुई जिंदगी में तूफान उठ खड़ा हुआ, और ये तूफान महज एक संकेत नहीं था, इसके बहाव में बहुत कुछ बह जाने वाला था। समर, आप कहाँ थे? हाँ, मैंने आपको कितने कॉल किए, आपने फोन का जवाब क्यों नहीं दिया? समर, मैं क्या पूछ रही हूँ, आप कहाँ थे? हमने तुमसे कभी पूछा है कि पिछले 6 महीनों से तुम कहाँ थी? पूछा है कभी? हम तो घर पर ही थे। घर पर तो तुम थे,
बस तुम्हारा दिल यहाँ नहीं था। तुम्हारे नाम पर रजिस्टर्ड है ये नंबर। तुम्हारे ही नंबर से फिरौती का कॉल आया था। इन लोगों को कैसे जानते हो तुम? सर मेरे आईडी पे ये नंबर, सर ना ये नंबर मेरा है और ना ही मैं जानता हूँ। मेरा यकीन कीजिए सर, इस किडनैपिंग और मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हाँ सर, ये सारे आईडीज हमारे ही हैं, पर हमने ऐसे किसी भी पेपर पे ये नंबर नहीं लिया। 13 जुलाई को सुबह से शाम कहाँ थी? सर उस दिन मैं शहर में ही नहीं था, दिल्ली गया था अपने दोस्त की एक शादी में। सर मैं एक स्कूल टीचर हूँ, स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस थे, मैं वही थी। सर दोनों की बातें मेरे को सस्पिशियस नहीं लगा, लगता है कि सच बोल रहे हैं। तुम्हारा बेटा अथर्वा भी जिंदा है। अथर्वा मर चुका था। उसका अंतिम संस्कार खुद समर ने अपने हाथों से किया था। राधा ने भारी मन से इस सच को स्वीकारा था। क्या सच पूरी तरह बेनकाब हो गया था या अब भी कुछ राज थे जो सामने आने बाकी थे? मुझे तुम्हारी बात का यकीन है, लेकिन उस कॉलर के बारे में तुम्हें पुलिस को नहीं बताना चाहिए था। अगर उस किडनैपर को पता चल गया तो राधा, तुमने फिर से वही गलती कर दी। राधा की उम्मीदें बढ़ती जा रही थी। उसका मन आशा और आशंका से भरा हुआ था। दूसरी तरफ पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। वो छोटी से छोटी बात को भी बारीकी से टटोल रही थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई करीबी राधा की कमजोरी का फायदा उठाकर उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। कहीं राधा किसी की नफरत का शिकार तो नहीं बन रही थी? पागल हो गए तुम? दिमाग खराब हो चुका है तुम्हारा? क्या बकवास कर रही हो? क्या अथर्वा जिंदा है? आपको तो खुश होना चाहिए समर। खुश होना चाहिए? सच तो ये है कि अथर्वा मर चुका है। हमने अपनी इन्हीं हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया है। राधा, जब से वो गया है तब से हम देख रहे हैं, एक बार भी पलटकर आपने उसकी तस्वीर नहीं देखी। पता नहीं कौन सी दुनिया में खोए हैं आप। उसके दर्द में लिपटे हैं आप, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी कुछ हुआ है उसके जिम्मेदार आप हैं। हम जिम्मेदार हैं। मुझे मत भूलो राधा कि पुलिस को बताने का फैसला हम दोनों का था, सिर्फ हमारा नहीं। लेकिन उसे पार्क में अकेले भेजने का फैसला सिर्फ और सिर्फ आपका था। एक काम करो बेटा, तुम पार्क चले आओ, डायरेक्ट खेलने। पापा लेकिन मैं अकेले जाऊंगा। मम्मी आ जाएगी तुम्हें पार्क में लेने के लिए। ओके। हाँ? तुम ठीक कह रही हो। हमने खुद अपने बेटे को मारा है, मर चुका है वो। कि भगवान के लिए ये सब बकवास बंद करो कि वो जिंदा है। सर रवीना और प्रकाश के बारे में पता किया, दोनों सच कह रहे हैं। किसी ने उनके आईडीज और डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल करके वो नंबर्स लिए थे 10 जुलाई को, और उस नंबर से सिर्फ राधा को फोन किया गया। पर कोई ऐसा करेगा क्यों? प्रकाश और रवीना के हिसाब से उन्होंने पिछले 1-1.5 साल में अपने आईडीज किसी को नहीं दिए, तो फिर किडनैपर के पास उनके आईडीज कहां से आए और वो चाहता क्या है? हेलो, बच्चा चाहिए जिंदा? तो आज भी रकम वही है, 15 लाख। कब और कहां वो मैं फोन करके बताऊंगा। और हाँ, इस बार पुलिस को बताने की गलती मत करना, वरना इस बार मैं बच्चे को सचमुच मार डालूंगा। अरे ताई जी, आपने हमें क्यों नहीं बताया? क्योंकि हम जानते थे कि इस बात का तुम पर क्या असर होगा। इस पर असर होगा? असर तो हम सब पे हो रहा है, इसके साथ साथ हम सब पागल हो रहे हैं। देखिए, ये जो भी है, आप लोगों को इमोशनली मैनिपुलेट करके फिरौती की रकम हासिल करना चाहे। उसे पता है कि आप लोग फिरौती के लिए मान जाएंगे। आप लोग वो नंबर हमें दे दीजिए जिससे कॉल आया था। ये जो भी है राधा के आसपास का है, जो उसे अच्छे तरीके से जानता है। मिश्रा, राधा की सास मृदुला से उसके रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे, और पिछले 6 महीने में वो रिश्ते और बिगड़ गए। पर वो राधा को पागल ठहराने की कोशिश भी कर रही है। राधा के साइकोलॉजिस्ट से मिलते हैं, जिससे वो काउंसलिंग ले रही है।
उससे हमें राधा की दिमागी हालत के बारे में पता लगेगा। एक माँ के लिए अपने बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं होता, और राधा ने तो अपने बच्चे को खोया है। वो इस हादसे से निकलने के लिए बाहर कोशिश कर रही है, लेकिन उसके लिए इतना आसान भी नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कि राधा का अपनी सास से कैसा रिलेशन है? माफ कीजिएगा, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है, लेकिन इतना तो बता सकता हूँ कि इश्यू जरूर है। हाँ बोलो। सर, राधा की सास समर के लिए रिश्ता देखने गई थी पंडित जी के पास। ठीक है, बुलाओ उन्हें थाना। हाँ, हम अपने बेटे की दूसरी शादी कराना चाहते थे, क्योंकि राधा हमें बिल्कुल पसंद नहीं थी। हमें अपने घर के लिए घरेलू बहू चाहिए थी, ना कि राधा जैसी आधुनिक बहू। लेकिन हमारी जेठानी सुलेखा, उसे राधा बहुत पसंद थी, इसीलिए हमारी मर्जी के बिना उसने ये शादी तय कर दी। तो क्या वो राधा को जानती थी? नहीं, हमारा साझा कारोबार है और हमारी जेठानी के बीच में ये तय हुआ था कि फैक्ट्री वो संभालेंगी और घर को हम संभालेंगे। लेकिन धीरे धीरे वो घर पे भी कब्जा करने लगे। 4 साल तक हमारी बहू को कोई बच्चा न हुआ, और फिर अथर्व हुआ और हमारी जिंदगी में एक खुशी की लहर आ गई। अथर्व की प्यार की वजह से हम अपनी नफरत को भी भुलाने लगे थे। हमारी जेठानी की शय पर राधा फैक्ट्री में काम करने लगी। अगर उस दिन वो काम पर नहीं जाती तो ये सब कुछ नहीं होता। और फिर आप लोगों को उसके अगवा होने की खबर देकर उसने और बड़ी गलती की। किडनैपिंग के केस में पुलिस को जल्द से जल्द इन्फॉर्म करना जरूरी होता है। उसका नतीजा देख चुके हैं हम। आप लाख दलीलें दे, लेकिन ये इल्जाम आप पर और राधा पर ही आएगा। तो अपनी इस नफरत के चलते आपने अपने पोते के नाम पर अपनी बहू को पागल बनाकर उससे छुटकारा पाना चाहा, ताकि आप अपने बेटे की दूसरी शादी कर सकें। देखिए, हम राधा से नफरत जरूर करते हैं, लेकिन इतनी भी नहीं कि उसके लिए हमें अपने पोते के नाम का सहारा लेना पड़े। ठीक है, फिलहाल आप जा सकती हैं। मृदुला पे नजर रखो, पता करो कि हाल फिलहाल में ये किसी अनजान या सस्पिशियस आदमी के टच में तो नहीं आई है। और ये भी पता करो कि जब कॉल्स आए थे तब ये कहां थे। सर, हम जानते हैं कि अथर्व के जाने के बाद से हम तुमसे अच्छे से बात नहीं कर पाए, और तुम भी इन फोन कॉल्स के कारण काफी परेशान रहती हो। देखो राधा, क्यों ना हम एक बच्चा गोद ले लें। गोद ले ले? मतलब हमारा बच्चा जिंदा होने के बाद भी हम बच्चा गोद कैसे ले? अथर्व मर चुका है राधा, और तुम इस सच्चाई को जितनी जल्दी मान लो उतना ही अच्छा है। राधा, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? कोई तुम्हारी भावनाओं के साथ गंदा मजाक कर रहा है। 6 महीने के अंधेरे के बाद मुझे एक रोशनी की किरण मिली है। अब उस किरण को मैं अंधेरे में खोने नहीं दूंगी। मैं अपना बच्चा वापस लेके रहूंगी, चाहे मुझे उसकी कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। यादों को पकड़ के रखोगी राधा, तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी तुम। आज मैं अथर्व की सारी यादें खत्म कर देता हूँ। मम्मा प्लीज मुझे बचा लो, मम्मा मुझे। अथर्व, अगर तुमने फिर से पुलिस को बताया तुम्हारा बेटा जिंदा नहीं बचेगा। हेलो सर, राघव बंसल, इस बार जिस नंबर से फोन आया था वो इसके नाम पे रजिस्टर्ड है। राधा के फैमिली के साथ कोई कनेक्शन नहीं, रावतपुर का रहने वाला है। पिछले साल लखनऊ शिफ्ट हुआ, वहां इसकी दुकान है। प्रकाश और रवीना की तरह इसकी आईडी को भी मिसयूज किया गया। मिश्रा, ये जो कोई भी है इतने आईडीज ला कहां से रहा है? अलग अलग लोग, अलग अलग लोकेशन। सर ये नंबर की लास्ट लोकेशन ट्रेस हो गई है। फोन शाहपुर से किया गया है। ठीक से देखो, उस तरफ चेक करो। वहां सर। सर, गोडाउन की तरह यहाँ भी कोई नहीं है और ना ही कोई क्लू है। सर, एक कॉलर बड़ा ही तेज है।
ज्यादा तेज दौड़ने वाले अक्सर मुंह के बल गिरते हैं। साहब, यहाँ पर किसी को आते जाते देखा है? वाह, हाँ देखा है साहब। क्या देखा है? गाड़ी, बड़ी सी गाड़ी। बड़ी गाड़ी मतलब क्या, वैन, टेम्पो? हाँ टेम्पो। एक बच्चा बैठा था और चला गया। बच्चा? कैसा बच्चा? चेहरा देखा उसका? नहीं, 8-10 साल का बच्चा था, बैठा और चला गया। ठीक है, जा। सर क्या राधा की बात सच हो सकती है? वो बच्चा अथर्व हो सकता है। तो मिश्रा, एक शराबी की बात पर भी कैसे भरोसा किया जाए? चलो। ये भी तो पॉसिबल है कि अथर्व की मौत का कोई सोची समझी साजिश के तहत फायदा उठाना चाहता हूँ। हो सकता है। अब ये बात तो वही बता सकता है जिसने अथर्वा को आखिरी बार देखा था। कौन सा बच्चा साहब? हम समझे नहीं। जब डंडा अंदर जाएगा ना तो सब समझ में आ जाएगा। जिस बच्चे को तुझे गाड़ते हुए रंगे हाथों पकड़ा था उसकी बात कर रहे हैं हम, अथर्वा की। वो लाश अथर्वा की नहीं थी साहब, वो किसी लावारिस बच्चे की थी। तो फिर अथर्वा का क्या हुआ? चीनू ले गया उसे। सारा नाटक चीनू का रचा हुआ है साहब। उसको पैसे नहीं मिले थे तो भड़क गया था वो। तो ये बात तूने हमें पहले क्यों नहीं बताई? चीनू ने हमें आप लोगों से झूठ बोलने के लिए कहा था। उसके बदले वो हमारे परिवार की मदद करेगा, पर साहब उसने हमारे परिवार को पलट कर भी नहीं देखा। अब तक तो सिर्फ राधा ही थी जो अथर्वा के जिंदा होने का दावा कर रही थी, लेकिन अब समर ने भी फोन पर एक ऐसे बच्चे की आवाज सुनी थी जो काफी हद तक अथर्वा जैसी ही थी। ऊपर से बब्बन ने भी अपनी बात बदल दी थी। कल तक पुलिस बब्बन की गवाही पर और अथर्वा के घर वालों की शिनाख्त पर फार्म हाउस में मिली लाश को अथर्वा की लाश मान रही थी, लेकिन अब इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था कि अथर्वा सच में जिंदा था। क्या अपहरणकर्ताओं ने सही मौके की तलाश में इतना इंतजार किया था? पुलिस के लिए यह केस दिन ब दिन उलझता जा रहा था। झूठ कभी एक डाली पर नहीं टिकता। जहां फायदा हो वहां उछल कर चला जाता। अगर ये बब्बन एक बार झूठ बोल सकता है तो हो सकता है इस बार भी बोल रहा हो। लेकिन उसकी बात सच निकली तो? मिश्रा, पता करो कि उस दौरान किसी ऐसे बच्चे की मिसिंग होने की कंप्लेंट लिखाई गई थी क्या, जो उम्र और दिखने में बिल्कुल अथर्वा जैसा लगता। अगर वो लाश अथर्वा की नहीं थी तो किसी की तो होगी। सर मुझे तो अब भी ये विश्वास नहीं हो रहा कोई किडनैपर 6 महीने तक बच्चे को क्यों पाले। और अगर शराबी की बात माने, बच्चा खुद अपनी मर्जी से वैन में बैठा और चला गया। हो सकता है कि वो टेम्पो वाला उसका जान पहचान का। सर शक तो अथर्व की फैमिली पे भी जाता है। हो सकता है असली मुजरिम परिवार में ही छुपा हो। बब्बन और चीनू के साथ कोई तीसरा भी मिला हुआ हो सकता है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो निकम्मा जो राधा को बार बार फोन करके तंग किया करता था। अरे शांति, कैसे चल रही हो? जरा नीचे देख के चला करो। मिस यू। ये कचरा तुम्हें कहाँ से मिला? निखिल भैया के रूम से मिला कचरा। जब काम वाली ने हमें बताया कि वो कचरा उसे इसके रूम में से मिला था, तब हम फौरन इसके रूम में गए और देखा तो पेपर के बहुत सारे टुकड़े पहले से ही वहां पड़े हुए थे। हमें तो पहले ही शक था कि अथर्वा की किडनैपिंग में तेरा हाथ है, लेकिन उस वक्त कोई सबूत नहीं मिला। चल अब सब सच सच बता। सर हम सिर्फ राधा को परेशान करना चाहते थे और इसीलिए हमने उसको वो नोट भेजा था बस। क्यों किया तुमने ऐसा? क्योंकि हम राधा के जरिए अपनी माँ को चोट पहुंचाना चाहते थे। उन्होंने हमें हमेशा समर से कम ही आका। अब तो उनके सगे बेटे हैं ना, लेकिन बिजनेस में भी उन्होंने हमेशा समर को आगे रखा। हम उनकी नजरों में हमेशा से बुरे बेटे थे। और अपनी इस नालायकी में तुमने अथर्वा को किडनैप किया और फिर उसका मर्डर कर दिया। अब तो उनके सगे बेटे हैं ना, लेकिन बिजनेस में भी उन्होंने हमेशा समर को आगे रखा। हम उनकी नजरों में हमेशा से बुरे बेटे थे। और अपनी इस नालायकी में तुमने अथर्वा को किडनैप किया और फिर उसका मर्डर कर दिया। नहीं सर,
हमने ना ही अथर्व को किडनैप किया और ना ही उसका मर्डर। हमने कोई राधा को फोन कॉल भी नहीं किए, बस राधा को पहला नोट भेजा था, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। हम सिर्फ अपनी माँ का प्यार पाना चाहते थे सर, लेकिन अथर्व के किडनैपिंग और मर्डर के बाद भी हमारी माँ पूरी तरह से समर की हो गई। अगर इतना ही दिमाग तुमने अपने बिजनेस में लगाया होता तो शायद आज तुम्हारी माँ तुम्हें भी पसंद करती। सर, निखिल के कॉलर रिकॉर्ड्स और लोकेशंस को वेरीफाई किया, कुछ गड़बड़ी नजर नहीं है। लगता है कि सच कह रहा है। निखिल का पहले भी उस किडनैपर चीनू से कोई कनेक्शन नहीं निकला था, तो फिर और कौन हो सकता है? सर, वो 4 लोग जिनकी आईडीज पे वो फेक नंबर्स लिए गए, उनके सभी डिटेल्स को चेक कर लिया। सर, सब लोगों में एक चीज कॉमन है। क्या? सर, पिछले 1.5 साल में इन चारों ने लोन के लिए अप्लाई किया, अलग अलग जगहों पे और अलग अलग रीजंस। प्रकाश को चाहिए था लोन गाड़ी खरीदने के लिए, रवीना को होम लोन चाहिए था, राघव बंसल को एजुकेशन लोन चाहिए था अपने बेटे के लिए, और सानिया मल्होत्रा को पर्सनल लोन चाहिए था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से किसी को भी लोन नहीं मिला, सभी के एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो गए। तो ये है कॉमन लिंक। इन सब के आईडीज उन लोन एप्लीकेशंस के साथ सबमिट की गई थी जो रिजेक्ट हो गई। मिश्रा, पता लगा कि इन बैंक से रिजेक्टेड एप्लीकेशंस के साथ जो आईडीज होती हैं वो कहां जाती हैं, और उन बच्चों का क्या हुआ जो अथर्वा के साथ मिसिंग हुए थे? सर, शाम तक फाइल्स आ जाएंगी। सर, अथर्व के डिस्क्रिप्शन से मैच करता हुआ सिर्फ एक ही बच्चा है जो उस दौरान गायब हुआ, तो वो केस भी अब तक क्लोज नहीं हुआ है। सर, नाम राहुल है, 14 जनवरी को विवेकानंद नगर से गायब हुआ था। मिश्रा, हो सकता है ये वही बच्चा हो जिसकी लाश हमें मिली थी, या फिर ये भी हो सकता है कि ये सब एक इत्तेफाक है। हाँ, बोलो। क्या? सर, राधा और समर दोनों गायब हैं। साहब, कल शाम से दोनों गायब हैं। हमें तो बहुत चिंता हो रही है। वो घर से किस वक्त निकले थे? पता नहीं, पर हाँ साहब, कल हमने उन दोनों को उन्हीं के कमरे में देखा था शाम को, करीबन 7-8 बजे। साहब, हमारे सारे गहने भी चोरी हो गए। कल ही हमने बैंक से निकलवाए थे। आपने अपने सारे गहने घर पे लाके क्यों रखे थे? फिरौती के लिए। सब इनकी वजह से हुआ है। इन्होंने पैसे देने से मना कर दिया, इसीलिए हमें बैंक से गहने निकालने पड़े ताकि पैसों का इंतजाम हो सके, लेकिन वो भी चोरी हो गए। हमें तो लगता है ये सारे पैसे राधा और समर ने ही चोरी किए हैं। अगर राधा और समर ने फिरौती के लिए ये पैसे लिए हैं, तो मृदुला जी को क्यों नहीं बताया? वो तो तैयार थी। ये राधा और समर अचानक से कहां चले गए, और वो भी ज्वेलरी लेकर? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किडनैपर को फिरौती की रकम देने गए हो चोरी छिपे? सर, उन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए। इसके अलावा वो 4 लोग जिनके आईडीज पे वो फेक नंबर्स लिए गए, उनके बारे में भी पता लगा। उन्होंने जिन कंपनी में लोन के लिए अप्लाई किया था वहां पे भी बात की, तो पता चला जिन लोगों के लोन रिजेक्ट होते हैं उन सभी के पेपर्स एक ही टेलीमार्केटिंग कंपनी को फॉरवर्ड होते हैं, बिग रीच। पता लगाओ कि इस कंपनी में किस किस को इन डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस मिलता है सर, और हमें इस चीनू को भी जल्द से जल्द पकड़ना होगा। हर पीसीआर, ट्रैफिक पुलिस और अपने खबरी नेटवर्क को फिर से अलर्ट करो। सर, ये राधा और समर के कॉल रिकॉर्ड्स है। ये दोनों रेगुलर एक अननोन नंबर के टच में हैं, और वो नंबर पीसीओ का है। पता करो किस पीसीओ का है। सर, मिश्रा, हमें समर के ऑफिस जाके उसके फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में भी पता लगाना होगा। उसने अपने घर में चोरी अपने बच्चे के लिए की है या फिर कोई और बात है? सर, ये देखिए, पिछले 1 साल में जितना प्रोडक्शन हुआ है रिकॉर्ड्स के हिसाब से सेल उससे काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट डबल। लेकिन प्रॉफिट जितना होना चाहिए उससे आधा है। क्या चल रहा है ये सब? सर, मुझे कुछ नहीं पता। मेरा काम यहाँ पे सिर्फ फ्लोर मैनेज करना है, अकाउंट्स मैं नहीं देखता हूँ। चलो। अथर्व के किडनैपिंग के पहले से ही समर किसी फ्रॉड में इन्वॉल्व लगता है। हो सकता है कि सब कुछ समर ने ही प्लान किया और राधा भी उसका साथ दे रही है। समर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, इतना तो साफ है। हो सकता है इतने दिनों से राधा और समर उस पीसीओ वाले नंबर पर उसके किडनैपर चीनू से ही बात कर रहे हो। लेकिन सर, कोई माँ बाप अपने बेटे की किडनैपिंग और मर्डर प्लान कर सकते हैं? सर, एक मिनट। पीएसआई मिश्रा,
ठीक है, हम अभी आते हैं। सर, जुगईपुर में गैबेंडन बिल्डिंग के पास पीसीआर ने चीनू को स्पॉट किया। इस बार बच के जाना नहीं चाहिए। देखो हर तरफ ठीक से। सर चलो। सर, चीनू। इसका मतलब हमारा शक सही था। चीनू और बब्बन के अलावा कोई तीसरा भी इस केस में इन्वॉल्व। सर, ये बता रहे थे यहाँ पे किसी को आते जाते देखा है। किसको देखा? पहचान सकते हो? नहीं सर, शक्ल तो नहीं दिखा, लेकिन कोई औरत थी। औरत? सर, ये औरत राधा हो सकती है। हो सकता है समर और राधा ने मिलकर पूरी प्लानिंग की, खुद गायब हो गए और चीनू को रास्ते से हटा दिया। सर, ये कार्ड मिला। मोबाइल रिचार्ज का है। मिस्टर, मोबाइल कंपनी से पता करो कि इस कार्ड से कौन सा नंबर रिचार्ज किया गया है। जरूर चीनू ने इससे अपना ही नंबर रिचार्ज किया होगा। सर, चीनू के कॉल डिटेल्स आ गए। एक नंबर से वो रेगुलरली टच में था, और राधा या समर नहीं। अथर्वा की किडनैपिंग में आप ही का हाथ था ना? हाँ, बस अब ये हम सारी बातें अपने अंदर नहीं रख सकते। क्यों किया आपने ऐसा? शायद अपनी झूठी अहंकार की वजह से। हमारे और मृदुला के पति के मरने के बाद हमने अपना बिजनेस अपने बलबूते पर खड़ा किया था और हमारा बिजनेस ठप होता जा रहा था। हमें पैसों की सख्त जरूरत थी और मैं ये भी जानती हूँ कि मृदुला के पास 10-12 लाख के गहने थे। वो गहने आप मृदुला से मांग भी तो सकते। कैसे मांगती? मैं छोटी नहीं पड़ जाती उसके सामने? मृदुला अपने गहने में रखती थे और हम उन्हें चोरी नहीं कर सकते थे, इसीलिए हमने बच्चे का किडनैपिंग का प्लान बनाया। और हम वो गहने निकालने के लिए घर वालों को ये बताने ही वाले थे कि अथर्वा किडनैप हो गया है। पर उससे पहले समर और राधा ने पुलिस में अथर्वा की मिसिंग कंप्लेन कर दी। हम बहुत डर गए थे और इसीलिए हमने चीनू को फोन करके कहा कि वो अथर्वा को छोड़ दे। हमने कहा ना कि हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, तुम अथर्वा को छोड़ दो। ए बुढ़िया, तुझे क्या मैं बेवकूफ लगा? एक तो तूने मुझे 1 लाख रुपए देने का वायदा किया और अपनी बात से अभी पलट रही है। देख, अब प्लान कैंसिल नहीं होगा। ये सब आपने हमें पहले बता दिया होता तो अथर्वा को ढूंढने में आपकी ये इन्फॉर्मेशन हमारे काम आ जाती। सर, हमने कहा ना कि हम बहुत डर गए थे, पर हम कुछ कर पाते उससे पहले चीनू ने अथर्वा को तड़पा तड़पा के मार डाला। चीनू को कब मारा? 3 दिन पहले। अथर्वा की किडनैपिंग और बाद में उसकी मौत को लेकर चीनू हमें फोन करके ब्लैकमेल करता रहता था। हमें पता था कि अथर्वा 6 महीने पहले ही मर चुका है और वो अथर्वा ही था जिसकी लाश बब्बन ने ठिकाने लगाई थी और जिसका अग्नि संस्कार खुद समर ने ही किया था। और अब लग रहा था कि वो चीनू ही है जो राधा को फोन करके और पैसे निकलवाना चाहता है। ये लोग कहीं उसकी बातों में आकर और पैसे ना दे दे, इसलिए हमने ही गहने चुराए। एक ही बार सारा पैसा लेकर सारा मामला खत्म करने के लिए वहां बुलाया। ये लो तुम्हारे पैसे, अब हमारा हिसाब खत्म, समझे? हमें अथर्वा की मौत का नजारा सामने आ रहा था। बदला लेने के लिए हमने चीनू को मार दिया। चीनू के मरने के बाद भी राधा को फोन आ रहे थे, इसका मतलब कोई और भी है खेल में। पीएसआई मिश्रा, क्या? ठीक है। अथर्वा के जिंदा होने की खबर से कहीं ना कहीं सबको खुशी मिली थी और सब उस तक पहुंचने का प्रयास भी कर रहे थे, लेकिन सच्चाई ये थी कि अथर्वा मर चुका था और बब्बन ने भी अपनी सजा कम करवाने के लिए पुलिस से झूठ कहा था। ये केस तो साफ हो चुका था लेकिन खत्म नहीं हुआ था। अब भी कई सवालों के जवाब बाकी थे। पुलिस अब भी उस इंसान की तलाश में थी जो राधा के दुर्भाग्य का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारा बेटा अथर्वा भी जिंदा है। आखिर कौन था वो?
बताता हूँ साहब, बताता हूँ। बोल। मैं लोगों के आईडी प्रूफ देता था साहब। किसको? साहब वो साइकोलॉजिस्ट उमेश बख्शी को साहब। अरे मारा ऐसे कैसे आप लोग घुसे आए? अभी बताते, तलाशी हो। सर, ये उनमें से एक नंबर है जिससे राधा को फोन किया गया। मतलब हो ना हो ये तीनों नंबर भी वही हैं। ना खुद को बचाने की कोशिश करना, ना झूठ बोलना, वरना तुझे इतने शौक दूंगा कि तेरा मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। बोल। हाँ, मैं समझ गया था कि राधा अपने बच्चे को दोबारा पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, इसलिए मैंने उसे मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। हेलो, तुम्हारा बेटा अथर्व अभी जिंदा है। राधा ने अपने काउंसलिंग के दौरान मुझे जो कुछ भी कहा, मैंने उसके खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और जब तूने राधा की कहानी सुनी तो तुझे लगा कि उससे पैसे ऐंठना तेरे लिए आसान हो जाएगा। मैं अपने मकसद में कामयाब भी हो जाता अगर आप लोग बीच में ना आते तो। इंसान को कामयाबी मेहनत से मिलती है, किसी को धोखा देकर या अपराध करके नहीं। अब अपनी बाकी की प्रैक्टिस जेल में करना। लेके चलो इसको। सॉरी सर। सर, पीसीआर से रिपोर्ट आई, समर और राधा को आजाद नगर में देखा गया। क्या हो रहा है सब? हाँ, पकड़ो इन सबको, किसी को मत छोड़ना। चलो पकड़ो, लेके जाओ सबको। ये क्या करने जा रहे थे आप लोग? अपनी किडनीज बेचने जा रहे थे? सर, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा था सर। फिरौती वाले पैसे मांग रहे थे और उनको देने के लिए कुछ नहीं बचा था सर हमारे पास। अथर्व को कैसे लाते हम लोग सर? अब आप कुछ भी कर लें, अथर्वा को कभी वापस नहीं ला पाएंगे। वो सचमुच मर चुका है। हमें यह भी पता लग गया है कि उसका किडनैप किसने किया था। किसने सर? बहुत पुरानी कहावत है कि अपने दुख को अपने मन के अंदर ही रखें, क्योंकि कई बार लोग इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और फिर यह भी एक कहावत है कि दुख बांटने से ही कम होता है। तो फिर किस कहावत को सही माना जाए? कहावत चाहे कोई भी क्यों ना हो, लेकिन समझना यह जरूरी है कि जिंदगी में किसी भी मोड़ पर इतने कमजोर ना पड़े कि किसी अपराध के चंगुल में फंस जाए, क्योंकि अपराध उन्हीं को अपने शिकंजे में लेता है जो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। आखिर राधा ने इस सच को मान लिया कि अथर्वा जा चुका है हमेशा के लिए। राधा ने और समर ने मिलकर एक बच्चे को गोद लेकर अपनी जिंदगी को फिर से आगे बढ़ाने का सही फैसला लिया है। सुलेखा अपने झूठे अहम को स्वाभिमान का नाम देकर एक ऐसे अपराध में शामिल हो गई कि उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला। उसकी एक भूल ने न सिर्फ उसके घर को उजाड़ दिया, बल्कि उसे जेल की काल कोठरी तक पहुंचा दिया। बुरे वक्त में हम सब टूटकर बिखरते हैं, लेकिन जितनी जल्दी हम अपने आप को समेट लें, उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। सवालों के जवाब न मिलने पर बच्चे खुद एक सवाल बन जाते हैं। माँ बाप, शिक्षक, दोस्त, भूमिका चाहे जो भी हो, लेकिन बच्चों के साथ समय बिताना, उनसे बातचीत करना बेहद आवश्यक बन चुका है। ये जरूरी नहीं है कि बातें सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित रहें। रोजमर्रा के आम विषयों के साथ साथ ऐसे कई नाजुक विषय हैं जिनके बारे में बच्चों के मन में सवाल उठते हैं, और सही मार्गदर्शन ना मिलने पर बच्चे अक्सर भटक जाते हैं। तो क्या 14 वर्ष के नवीन के साथ भी यही हो रहा था? नवीन, कैसे हुआ ये सब? किसने किया? कहां पर हुआ? घर पर। नवीन, किसी ने तुम्हारे घर आकर तुम्हारे साथ ये किया? वो तेल गलती से गिर गया था। ना एक लड़का किसी से भी आंख नहीं मिला पा रहा है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। सर, शायद उसके साथ ये सब किया है, उससे डर रहा हूं, या फिर उसे बचाने के लिए। सर, फैमिली में से कोई पॉसिबिलिटी है। सर, मैं घर पर भी उसके साथ रहती हूँ, स्कूल में भी साथ रहती हूँ, उसी स्कूल में टीचर हूँ।
मुझे लगता था कि मेरा बेटा हमेशा मेरी नजरों के सामने है, उसे कभी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर उसके बाद ये सब। ये सर, ये मेरा बड़ा बेटा जतिन है। आपके पति नवीन के पापा कहाँ हैं? सर, हमारा डिवोर्स हो चुका है और उसके बाद से वो हमारे कांटेक्ट में नहीं है। आपको लगता है कि इन सब के पीछे वो हो सकता? सर, डिवोर्स को 3 साल हो चुके हैं और तब से लेकर अब तक कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। एग्जैक्टली क्या हुआ तो बताएंगे? सर, मैं और जतिन स्कूल से घर लौटे थे। आपके पड़ोसियों ने कोई आवाज नहीं सुनी? नवीन दर्द के कारण चिल्लाया तो होगा। चौकीदार ने किसी को घर में आते जाते भी नहीं देखा? सर, मैंने वॉचमैन से भी पूछताछ की थी, वो भी बोल रहा था कि उसने भी किसी को नहीं देखा। सर, मुझे लगता है कि नवीन ने शायद अपने आप ही। कहीं ऐसा तो नहीं कि नवीन को कोई प्रॉब्लम थी? I mean, क्या वो डिप्रेस था या फिर कोई मेंटल प्रॉब्लम? रुक! भागता जा यहाँ! रुक तो! पता नहीं ये बाई भी कहाँ मर गई। इन बाइयों का आजकल तो पता नहीं है। अरे दरवाजे पे कोई है, देख लेना। हाँ, बस यही काम रह गया मुझे। अरे शांति से तैयार भी नहीं होने देते। मुझे भी 2 ही हाथ दिए भगवान ने, 4 हाथ नहीं दिए। हाँ? अरे नहीं भैया, आज बहुत ज्यादा गड़बड़ है, आप कल आ जाना। लोगों पर गुस्सा करने से अच्छा है कि भाई को फोन ही कर लो, पता कर लो है कहां पर वो। हाँ। तो देर हो रही है इतनी ज्यादा। हेलो, हाँ रमा, काय झालं, कहाँ है तू? अरे मेरे दूध जल रहा है। हाँ, क्या बोली तू, कितने बजे आ रही है? मैं नहीं आ रही आज से। नहीं आएगी मतलब? जाके अपने समीर बाबा से पूछो आप। क्या किया समीर ने? समीर? क्या बोली वो? समीर? 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 अरे यहां भी नहीं है, किधर गया ये? समीर? समीर? क्या हुआ? क्या चाहिए तुम्हें? देखो, मैं तुम्हारा कंप्लेंट कर दूंगी। मैं सच में कंप्लेंट कर दूंगी तुम्हारा। यहां नवीन अपने आप को यातनाएं देने पर तुला हुआ था। समीर घर से गायब और आयशा का भयानक बलात्कार। क्या ये तीनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थी? जब बच्चों को उनके सवालों के जवाब नहीं मिलते तो बच्चे खुद एक सवाल बन जाते हैं और जवाब में हमें मिलती है दिल दहला देने वाली जुर्म की दास्तां। नवीन, दरवाजा खोल! नवीन, दरवाजा खोल! नवीन, दरवाजा खोल! नवीन, दरवाजा खोल! दरवाजा खोल नवीन! नवीन, दरवाजा खोल! क्या कर रहा है नवीन? कब से दरवाजा ठोक रहे? दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा था? छोड़ आई, अभी बहुत ज्यादा हो रहा है इसका। नवीन, सुनाई नहीं रहा तुझे? आई कुछ बोल रही। जतिन, तू जा। आयशा मलिक। हाँ। हमें फोन आया था यहाँ से, उसे यहाँ लाया गया। क्या हुआ है? क्यों लाया इधर? वो एक्सीडेंट हुआ उसका। किधर हुआ?
एक्सीडेंट स्पॉट कौन से एरिया में था? आपने पुलिस को कंफर्म किया? देखिए प्लीज आप पहले पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए। रेप हुआ उसका, कहाँ है अब? अच्छा, आपको किसी पर शक है? I mean, पिछले कुछ दिनों में आयशा को किसी ने धमकाया हो, डराया हो, या कोई फोन वगैरह ऐसा कुछ? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। बहुत सुलझी हुई लड़की है, पढ़ाई में हमेशा आगे, बहुत खुश रहती है। पता नहीं किसी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। देखिए, हम लोगों ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन आयशा का बयान मिलना बहुत ज़रूरी है उन लोगों को पकड़ने के लिए जिन्होंने ये सब किया है। सर, आपको ऐसा लगता है कि इस हालत में उसका स्टेटमेंट लेना चाहिए? समीर के सारे दोस्तों को फोन कर लिया मैंने, लेकिन कहीं भी नहीं है। स्कूल में भी किसी ने नहीं देखा उसे। तो मुझे क्या बता रही है? तू माँ है उसकी, तेरे को पता होना चाहिए वो कहाँ गया। क्या माँ है लगा रखा है? आपने एक बार भी फोन करके या घर पे आके पूछा? क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है? जिम्मेदारी की बात कर रही है। सुबह से शाम तक मर मर के पैसा कमाता हूँ, तब इस टेबल पर खाना आता है। जिम्मेदारी मत सिखा मुझे। अगर तुझे इतनी प्रॉब्लम है ना, तेरी 2 टके की पॉलिसी का काम मैं संभालता हूँ। ये ले लेके जा, तू जाके पैसे कमा, जाके ऑफिस में जा। समीर को कुछ हो गया होगा तो? अरे कुछ नहीं हुआ होगा। क्या हम पुलिस में जाके रिपोर्ट करें? कोई जरूरत नहीं है पुलिस स्टेशन जाने की। खुद गया है वो, खुद आ जाएगा। सर, आयशा के फोन रिकॉर्ड्स आ गए। सर, रिकॉर्ड के मुताबिक आयशा के फोन में फैमिली के अलावा ऐसे 2 नंबर हैं जिनसे वो लगातार बात करती थी। किसके? सर, समीर कुलकर्णी और नवीन अग्निहोत्री। नवीन अग्निहोत्री? वही लड़का है ना जिसके साथ वो उबलता तेल वाला केस? यस सर, ये तीनों ही बच्चे समीर, आयशा और नवीन अच्छे दोस्त हैं और एक ही क्लास में हैं। 3 दिन हो गए समीर को गायब हुए और आपने अब तक रिपोर्ट नहीं लिखवाई। किस बात का वेट कर रहे हैं? सर, वो मुझे लगा कि समीर का एक दोस्त बुरी तरह जल चुका है, उसकी दूसरी दोस्त का रेप हुआ है। बेटे की परवाह है कि नहीं आप लोगों को? सर, आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे समीर ने सब कुछ किया हो। समीर ने क्या किया है और क्या नहीं किया है वो सच बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। सर, मुझे पूरा विश्वास है समीर का इन सब चीजों से कोई कनेक्शन नहीं है। सर, समीर बहुत डरपोक है, एग्जाम के डर से भाग गया होगा। वैसे भी उसका वॉलेट, बैग, मोबाइल, कपड़े सब इधर ही है और वो ऐसा पहले भी कर चुका है। वो आ जाएगा सर। सॉरी, नो प्रॉब्लम। एक काम करते हैं, तुम सिर्फ हाँ या ना में बताओ, ठीक है? ये जो ऑयल गिरने की वजह से जला है, बहुत दर्द हो रहा होगा ना? किसी बात का पछतावा है तुम्हें? तुम्हें किसी पे बहुत गुस्सा आ रहा है? कुछ गलत किया है तुमने? किसी से डर रहे हो? बोलो। कुछ बताना चाहते हो नवीन? मैं किसी को नहीं बताऊंगी, इट्स अ सीक्रेट। क्या पूछ रहा हूं मैं? समीर आयशा को जानता था या नहीं? आयशा मलिक। सर, मुझे कैसे पता होगा? सर, आप ये क्या पूछ रहे हैं? हमें पता है आयशा के कॉल रिकॉर्ड से। समीर और आयशा रोज टच में रहते थे, कॉल्स पर भी और मैसेजेस पर भी। हाँ साहब, समीर, नवीन और आयशा तीनों अच्छे दोस्त हैं, साथ में ट्यूशन पढ़ने जाते हैं। कहाँ जाते हैं ट्यूशन? नवीन के घर पढ़ते हैं, उनकी आई सिखाती है उन्हें। समीर का आयशा के साथ कुछ अफेयर है? कभी कुछ डिस्कस किया आपके साथ उसने? नहीं सर, बच्चा इन सब चक्कर में कहाँ, वो तो बस पढ़ाई जानते थे, तीनों अच्छा रैंक लाना चाहते थे। सर, क्या आपको सच में लगता है कि समीर का आयशा के रेप के साथ कुछ संबंध? क्या बोल रही है तू? समीर का रेप के साथ क्या संबंध? ओ कुलकर्णी साहब, आवाज नीचे, शांत रहा। समीर का आयशा के रेप के साथ कोई कनेक्शन है या नहीं वो तभी पता लगेगा जब या तो आयशा होश में आ जाए या फिर आपका बेटा मिल जाए। नायक, तीनों के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका आपस में कोई तो पक्का कनेक्शन है। स्कूल से क्या पता लगा? सर, टीचर, स्टूडेंट और बाकी के स्टाफ से बात करके पता चला है कि तीनों पढ़ाई में काफी अच्छे थे और सर तीनों के बीच दोस्ती भी काफी गहरी है। ओके।
समीर की फोटो दूसरे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवाओ और उसके घर के आसपास भी पूछताछ करो, शायद उसे किसी ने देखा हो। नहीं सर, कभी नहीं। वो लोग तो किसी से भी लड़ाई या झगड़ा करते ही नहीं थे। अच्छा, ये तीनों आपस में कैसे हैं? वो तीनों तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे और उनका ग्रुप भी बना हुआ था और हर क्लास एक्टिविटी में तीनों साथ में ही पार्टिसिपेट करते थे। सर दूसरे क्लास का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे क्लास में बिल्कुल वेल बिहेव थे और मुझे कभी कोई टेंशन हुई ही नहीं। और सर अगर कभी ऐसा होता लड़ाई झगड़ा वगैरह तो दूसरे टीचर्स डेफिनेटली देखते और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा। अपनी ही दुनिया में खोए रहते थे। टीनेज में ऐसा अक्सर होता ही है, मे बी हार्मोन चेंजेस एंड ऑल, मूड स्विंग्स, पर कभी भी तीनों में से किसी ने किसी को तंग नहीं किया। थैंक यू। वो तीनों सारे टीचर्स के फेवरेट थे, यहाँ तक कि नवीन पिछले 2 सालों से हेड प्रीफेक्ट है। आयशा और समीर एवरी ईयर टॉप 5 में रहते हैं। थैंक यू। 4 अप्रैल को 4 और 6 बजे के बीच नवीन कहाँ था? घर पर ही होगा। घर पर ही होगा मतलब? आपको कंफर्म पता नहीं है? सर मैं और जतिन स्कूल में थे और नवीन घर पर ही था। हॉस्पिटल से 1 दिन पहले ही लौटे थे हम लोग, तो डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा था। आपको लगता है कि नवीन आयशा के साथ कुछ? सर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? समीर, आयशा और नवीन एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। एक दूसरे की बड़ी फिक्र करते थे वो लोग। एक दूसरे को कोई तकलीफ कैसे पहुंचा सकते? तीनों आपके यहाँ आते थे ना ट्यूशन के लिए? हाँ सर, मतलब और भी स्टूडेंट्स थे, वो सब एक साथ आते थे। अच्छा, पिछले कुछ दिनों में आपने इन तीनों के नेचर में कुछ अजीब सा नोटिस किया? समीर और आयशा को तो पता नहीं, लेकिन हाँ नवीन बड़ा चुपचाप सा रहने लगा था। किसी से कोई बात नहीं, किसी को कोई जवाब नहीं, खुद को रूम में बंद करके रखना। नवीन, बड़ा क्या बात है? क्या प्रॉब्लम है? आई को नहीं बताएगा? कोई आया था उस दिन घर पे? किसने किया ये सब? बताना बेटा, कहीं तूने खुद से कुछ? ये सारी चीजें होने लगी थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि नवीन के साथ कुछ तो हुआ है। क्या हम नवीन से बात कर सकते हैं? जी अभी वो सो रहा है। ओम जल्दी आओ। हाँ नैना, क्या हुआ? आयशा को होश है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। मैं डॉक्टर को बुला के लेकर आ रहा हूँ। डॉक्टर! सर ये नवीन हमसे कुछ ना कुछ छुपा रहा है। सर मुझे लगता है कि इसे ऐसा कुछ पता है जो इसके माँ बाप को नहीं पता। नवीन कैसे हुआ ये सब? किसने किया? या फिर शायद कुछ ऐसा है जो माँ बाप जानते हैं और छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। इन तीनों की फैमिली की पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवाओ, बैकग्राउंड, आपस में रिलेशन कैसे हैं, सब कुछ। ओके सर। देखो आयशा, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, तुम्हें कुछ तो याद होगा? किसने की तुम्हारे साथ जबरदस्ती? तुम चाहती हो ना कि वो पकड़े जाएं? कौन था वो? कोई पहचान वाला? क्या वो समीर था? समीर कुलकर्णी या फिर नवीन अग्निहोत्री? हाँ है ना, गॉड से क्या, चुप भी हो जाओ। तुम जितना रोगी आयशा की हिम्मत उतनी टूटेगी। तुम्हें क्या पता, वो मेरी बेटी है। तुम्हारी अपनी बेटी रहती तो तुम्हें पता चलता। सिर्फ मैं जानती कि मुझ पर क्या बीत रही है। आयशा के स्टेपफादर ओम का बैकग्राउंड चेक करवाओ, तब तक मैं समीर के फादर प्रताप कुलकर्णी की इन्फॉर्मेशन निकलवाता हूँ। सर आयशा के सौतेले फादर का एंगल तो समझ में आता है। सौतेला बाप है, बेटी के साथ कुछ भी कर सकता है। लेकिन सर समीर के फादर का? एक बच्चा अपने आप को चोट पहुंचाने पर तुला हुआ है, एक गायब है और एक के साथ रेप हुआ है, और इनमें से 2 नवीन और आयशा कुछ भी कहने को तैयार नहीं। वो दिल गलती से गिर गया था। देखो आयशा, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, तुम्हें कुछ तो याद होगा? किसने की तुम्हारे साथ जबरदस्ती? इसका मतलब डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हैं। इसके 2 ही कारण हो सकते हैं नायक, या तो डर या फिर गिल्ट। अब हमें पता ये लगाना है कि उन्हें किस बात का डर है। कौन सा राज था जो नवीन, आयशा और समीर छिपा रहे थे? क्या इसी राज की वजह से विवश होकर समीर भागा था? क्या समीर का हमलावर इस रहस्य के बारे में जानता था? आखिर कौन सा रास्ता ले जाने वाला था पुलिस को अपराधी तक?
डर का या दोष का? आई, तू ये सब क्या कर रही है? जतिन, तू क्यों आया यहाँ पे? तुझे बोला था ना नवीन के पास रह। आई, मैं उसी के साथ तो था। अभी 24 घंटा तो मैं उसके साथ रह नहीं सकता हूँ ना। मेरी पर्सनल लाइफ है भी कि नहीं? तुझे पता है ना नवीन के पास रहने के लिए क्यों बोला मैंने? नहीं छोड़ सकते नवीन को अकेला। तुझसे ना एक काम नहीं होता है। ये प्रताप कुलकर्णी के बारे में कुछ जानते हैं आप? जरूरत से ज्यादा कड़क आदमी है। अरे बच्चे हैं, बच्चे अब एंजॉय नहीं करेंगे तो कब करेंगे लाइफ? सर, समीर मेरे ही यहाँ ट्यूशन पढ़ने आता था। उसके पापा उसे लेकर कुछ ज़्यादा ही कॉम्पिटिटिव थे। उन्हें डर था कि कहीं नवीन और आयशा को एग्जाम में समीर से ज़्यादा मार्क्स ना मिल जाए। एक दिन ट्यूशन के बाद देखना, इस बार मैथ्स में मुझे फुल मार्क्स मिलेंगे। वो तुझे नहीं, इसको मिलेंगे। हमेशा किसको आते हैं, भूल गए तुम लोग? तेरी मम्मा टीचर इसके लिए। समीर, क्या कर रहा है तू? ट्यूशन के बाद टाइम पास कर रहा है? नहीं पापा, क्लासेस तो अभी खत्म हुआ है, हम वहीं बाहर ही आ रहे हैं। यस अंकल। तू चुप कर, मैं समीर से बात कर रहा हूँ। क्या ये ट्यूशन के बाद इसी तरह से चलता तुम्हारा घूमना फिरना, मस्ती? और तुम दोनों से मैं कह रहा हूँ, बिगाड़ो मत इसे। अगर तुम्हारे लोगों की वजह से इसका एक मार्क भी कम हो गया ना तो फिर देख लेना। सर, समीर के पापा बड़े ही अजीब आदमी हैं। इस तरह भला कोई बच्चों को धमकाता है क्या? थैंक यू। चल। हेलो, क्या? समीर कुलकर्णी की गला दबा के मारा गया। किसी ने कुछ देखा आसपास? नहीं सर, पूछताछ किए, ना ही किसी ने कुछ देखा और ना ही सुना। ओके सर। समीर के मर्डर के जस्ट पहले इस नंबर से प्रताप के फोन पर कॉल आया था। एक तो सर मेरा बेटा मरा है सर, उसके बाद भी आप मुझसे पूछताछ कर रहे हैं? डेथ का टाइम 8:30 से 10 के बीच में 6 अप्रैल को कहाँ था? सर, मुझे कैसे याद होगा सर? याद आया? हाँ सर, वो 8:30 से 10। हाँ सर, मैं रोज की तरह काम से आ जाता हूँ और सर उसके बाद मैं वॉक के लिए जाता हूँ। हाई ब्लड प्रेशर है ना सर मुझे। अच्छी तरह जानता हूँ, पारा चढ़ते देर नहीं लगती। बहुत मारता था ना समीर को, और उस दिन मार ही दिया उसे। नहीं सर, मैं क्यों मारूंगा सर? मेरा बेटा था वो, हम तो खुद ही उसे ढूंढ रहे थे। तू ऐसे नहीं बोलेगा ना? हाँ सर नहीं। सर, नंबर आइडेंटिफाई हो गया है। कोई शिवा है, समीर के घर पे जो बाई काम करती थी उसका पति। एड्रेस मिला? जहाँ लड़के की बॉडी मिली थी वहीं से 10 मिनट की दूरी पर एक बस्ती है, वहीं का एड्रेस है। सर, ये देखिए। मालूम नहीं सर, समीर को क्यों, और इसमें रमा का क्या संबंध? उसने काम क्यों छोड़ा? पता नहीं सर, एक दिन अचानक आना बंद कर दिया। हाँ, क्या बोली? तो कितने बजे आ रही है? मैं नहीं आ रही आज से। नहीं आएगी मतलब? क्या हुआ? जाके अपने समीर बाबा से पूछो आप। जब तक मैं समीर से बात करने गई, समीर चला गया था और फिर वापस आया ही नहीं। आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? मैं नहीं जानती थी कि समीर के गायब होने का रमा से कुछ ताल्लुक हो सकता है। ऐसा कुछ है क्या सर? अभी जांच जारी है, कुछ कह नहीं सकते। सर, मेरे पति को छोड़ दीजिए। ये स्वभाव से कड़क जरूर है, लेकिन अपने ही बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर निर्दोष होंगे तो बहुत जल्दी घर पहुंच जाएंगे। समीर के घर से काम क्यों छोड़ा? वो साहिब समीर की वजह से। समीर ना एकदम से अजीब अजीब हरकत कर रहा था साहिब, पता नहीं उसको क्या हो गया था। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो इस तरह की हरकत करेगा। पहले तो मुझे लगा कि गलती से हो गया होगा, लेकिन साहिब वही हरकत बार बार। उस दिन काम खत्म करके मैं घर वापस आ रही थी, उसके बाद से साहिब वो दिखा ही नहीं, और फिर मैंने ना उस घर का काम भी छोड़ दिया था। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, आइए। हो साहिब। चलो हट, बोलना चालू कर। फोन किया समीर के बाप को? साहब, वो पगार बाकी था साहब रमा का,
इसलिए फ़ोन किया। सर सैलरी चाहिए था उसे अपनी बीवी का, पैसे मांगने के लिए फोन किया था सर उसने। साहब मैंने पैसा लेके ही काम छोड़ा था, क्योंकि अगर वो लोग बाद में नहीं देते तो कौन रोज रोज चक्कर लगाता। तो जानते हैं आप? हाँ देखा मैंने इसको, वो शिवा के साथ में था। 1-2 दिन पहले इधर ही घूम रहा था। साहब शिवा का कुछ ना कुछ चलता ही रहता है साहब, मैं सब चक्कर में रहता नहीं साहब। थैंक यू। हेलो सर, बस्ती में पूछताछ करके पता चला है कि उस रात समीर शिवा के साथ ही था। ठीक है, एक काम करो, तुम पुलिस स्टेशन आ जाओ। प्रताप और शिवा के कॉल ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स मिल गए, कहानी धीरे धीरे क्लियर हो रही है। ओके सर। सीधे बोल। साहब उसको मैंने बताया कि उसके लड़के ने गलत हरकत किया है मेरी रमा के साथ। अंदर बंद कर रखा है उसे। करने का क्या है साहब? करना क्या है? इतनी गंदी हरकत की है, मार चाहे कुछ भी कर उसको, मुझे कुछ लेना देना नहीं है उससे, जो करना है कर। वो साला प्रताप घूम के चला गया और बोला जो करना है कर। हाँ सर बोला था, लेकिन सर मुझे क्या पता था कि वो समीर को जान से मार डालेगा। सर मैंने तो सोचा था कि वो समीर की थोड़ी पिटाई करेगा जिससे समीर सबक सीख जाए, लेकिन उसने समीर को जान से मार डाला। साहब वो रोने लगा, माफी मांगने लगा मुझसे, बताया कि उसने बाथरूम में देखा रमा को नहाते वक्त, तभी से उसके बारे में ही सोचने लगा। मुझे पता चला साला उसकी तो मूंछ भी नहीं निकली अभी तक, और तभी सब मेरी सटक गई और ऊपर से साला भाग गया। 14 साल के छोटे बच्चे की जान ले ली और पूछता मिस्टेक क्या है? साढ़े यहीं पे। सर जब मुझे पता चला कि समीर मर गया तो सर मैं बहुत डर गया था सर, क्योंकि समीर को मैंने ही वहां पर अकेला छोड़ा था और मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर पुलिस में रिपोर्ट करूंगा तो सब कुछ गलत हो जाएगा, इसलिए मैं पुलिस में रिपोर्ट करना नहीं चाहता था। और वैसे भी जो समीर ने किया वो करके उसने मेरा सर शर्म से झुका दिया था सर। उसके किए पर शर्म आई, अपने किए पर शर्म नहीं आई। बेटे की मौत पर लोग टूट जाते हैं, जिंदगी बर्बाद हो जाती है, और तुझे दुख या गुस्से की बजाय डर लगा। शिवा को तुम मर्डर और किडनैपिंग में अंदर करेंगे ही, तू भी जेल में सड़ेगा अपने खुद के बेटे के कत्ल में साथ देने के लिए। सर गलती। बड़ी अजीब बात, क्यों किया होगा समीर ने? सर स्कूल में तो सब उसकी तारीफ कर रहे थे, होनहार लड़का है, हमेशा टॉप 5 रैंक में आता था। फिर ऐसा क्या हुआ कि इतने सुलझे हुए लड़के ने इतनी घटिया हरकत कर दी? सर हो सकता है कि एक फेस हो, बड़ा हो रहा था, अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाया, क्योंकि समीर ने जब रमा के साथ ही हरकत की उसी समय के आसपास आयशा के साथ भी रेप हुआ था। सर कहीं समीर नहीं आयशा का? हमें नवीन और आयशा के पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, क्योंकि समीर की मौत के लिए तो काफी हद तक उसका फादर जिम्मेदार है, जिसने उसे बचाने की बजाय मौत की तरफ ढकेल दिया। कहीं नवीन और आयशा के साथ भी तो ऐसे ही कुछ नहीं हो रहा है? हो सकता है सर। नवीन की मां को पूछताछ के लिए बुलाओ और आयशा के सौतेले बाप के बारे में पता लगाओ। ओके सर। आयशा के फादर के बारे में कुछ जानती हैं? उनके घर का मामला है, हमें क्या लेना देना। थैंक यू। तो आप ओम के कलीग्स थे? जी हाँ, पहले वो मेरे साथ ही काम करता था, फिर उसका डिवोर्स हुआ। ओम का डिवोर्स हुआ? उसकी बीवी, मतलब तब की बीवी हर्षा ने कितना तमाशा किया था ऑफिस में, क्या क्या इल्जाम लगाए थे ओम पर, इसीलिए ओम ने ऑफिस भी छोड़ दिया। थैंक यू। मुझे उस आदमी का नाम भी नहीं लेना। क्यों? ऐसा क्या किया उसने? रेपिस्ट है सर वो। रेपिस्ट? नर्क बना के रखती मेरी लाइफ। अपनी बीवी को कौन रेप करता है? एक बार नहीं, कई बार। कोर्ट में तो साबित नहीं कर पाई, लेकिन यही वजह थी हमारे डिवोर्स की। थैंक यू। चलो। मतलब आप कुछ नहीं जानती? समीर आपका भी स्टूडेंट था ना? हाँ सर था, लेकिन सर वो मुझे ये सब क्यों बताएगा? शायद नवीन को भी उसने इसी डर से नहीं बताया कि कहीं नवीन मुझे ना बता दे। अच्छा, मतलब आपको यह भी पता है कि समीर और नवीन के बीच में इस बारे में कोई बात हुई थी या नहीं? सर मैं एक सिंगल मदर हूँ, वर्किंग मदर। स्कूल और घर दोनों के चक्कर में कभी कभी कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जो मैं जानने की कोशिश करूँ तब भी नहीं जान सकते, उतना टाइम नहीं दे सकते। लकीली मैं उसी स्कूल में टीचर हूँ, इसलिए स्कूल और घर में दोनों पर नजर रख पाती हूँ। हाँ, सौतेला बाप हूँ मैं,
आयशा मेरी बेटी है और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ सर। ठीक है, आयशा से जुड़ी हुई बातों को साइड में रखते हैं। फिर भी सोसाइटी में कोई खास इमेज नहीं है तुम्हारी। तुम्हारे ऊपर मैरिटल रेप का आरोप लगा था। हाँ सर, मेरी पहली बीवी ने इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन वो कोर्ट में साबित नहीं कर पाई। हमारा डाइवोर्स उलझ गया था। हाँ, लोगों ने बातें करना ज़रूर शुरू कर दिया था। चाहिए तो आप सब नैना से पूछ सकते हैं कि मैंने आज तक कभी आयशा को गलत निगाह से नहीं देखा सर। सर, ये आप क्या बोल रहे हैं? जब से ओम हमारी जिंदगी में आए हैं, उन्होंने सिर्फ हमारी खुशियाँ चाहिए है। मुझे इतना विश्वास है उनमें जितना मैंने आयशा के सगे पिता पर भी नहीं किया था। आयशा के बारे में ओम कभी गलत सोच ही नहीं सकते। सर, सगा बाप होता कोई मेरे बारे में ये सब बातें नहीं करता। सवाल अनेक, जवाब दुर्लभ। क्यों समीर गलत रास्ते पर चल पड़ा? क्यों नवीन अपने आप को क्षति पहुंचाने पर तुला हुआ था? और क्यों आयशा किसी की दरिंदगी का शिकार बनी? जब पुलिस को इन सवालों के जवाब उन बच्चों की असली दुनिया में नहीं मिले तो उन्होंने वर्चुअल दुनिया यानी कि इंटरनेट की दुनिया में इन सवालों को तलाशना शुरू किया। बच्चों के मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स और उनके सोशल नेटवर्किंग अकाउंट सभी को बारीकी से जांचा गया। आजकल की आधुनिक पीढ़ी इसी दुनिया में तो अपना ज्यादा वक्त बिताती है और पुलिस के सामने आने वाले सच ने उन्हें हैरान कर दिया है। समीर के व्हाट्सएप मैसेजेस दिखाइए। ये सारे समीर ने नवीन को भेजे थे। ये सर ये टाइम और डेट मैसेज है। नवीन और आयशा दोनों से बात करनी पड़ेगी। सारे सवालों के जवाब शायद उनके पास हैं। जब तक वो दोनों मुंह नहीं खोलेंगे ये केस पूरी तरह सॉल्व नहीं होगा। राइट सर। सर, मैं नवीन को फोर्स नहीं करना चाहूँगी। वैसे भी वो कब क्या कर बैठे कुछ पता नहीं। कहीं जल्दबाजी में उसने खुद को कोई तकलीफ पहुँचा दी तो? सर, अभी अभी वो हॉस्पिटल से घर आई है। खामखा उसे ये सब पूछ के क्यों उस बात को याद दिलाएं? सर, उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, थोड़ा तो टाइम दीजिए। देखिए, कुछ बुरा हो उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि नवीन की इस हालत की वजह क्या है। ऐसा नहीं है कि मैं विक्टिम की फिक्र नहीं है, हम नहीं चाहते कि हमारी जांच से उसे कोई नुकसान पहुंचे। लेकिन इस केस को सॉल्व करने के लिए आयशा से पूछताछ करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें लगा कि आयशा इस कंडीशन में नहीं है तो हम खुद उसे इस केस में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। देखो आयशा, तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी कहना है सच सच कह सकती हो। तुम्हें कौन सी बात सता रही है नवीन? कि तुमने भी किसी के साथ बदतमीजी की थी समीर के जैसे? तो फिर और क्या परेशानी है? किस चीज का डर है तुम्हारे स्टेप फादर ओम का? बोलो आयशा। समीर का मोबाइल हमने अनलॉक करवाया है। बहुत सारे फोल्डर्स हैं उसमें और उनमें पॉर्न वीडियोस भी हैं और स्कैंडल के एमएमएस भी। और हमें यह भी पता है कि उसने तुम्हें ये वीडियोस भेजे थे। मैंने कुछ नहीं देखा था, मैंने सब डिलीट कर दिया था। क्यों? क्योंकि तुम्हें ये सब खराब लगा था और इसीलिए तुम अपने आप को पनिश कर रहे हो। क्यों चोट पहुंचाना चाहते हो अपने आप को? क्या कोई तुम्हारी स्कूल से था या फिर तुम्हारी क्लास से? तुम क्या चाहिए तुम्हें? देखो, मैं तुम्हारा कंप्लेन कर दूंगी। क्या तुम्हें लगता है कि ये सब वीडियोस वगैरह इनका आयशा के रेप से कोई कनेक्शन है? मुझे अच्छा लगता था, इससे पहले भी मैंने किया था। बच्चों को पॉर्न वीडियोस दिखाना, उनके चेहरे देखना, किसी के चेहरे पर डर, किसी के चेहरे पर शर्म और किसी के चेहरे पर आवाज। तुम्हारी इन अजीबोगरीब लतों के बारे में नहीं सुनना है हमें। किन किन बच्चों को ये वीडियो दिखाए थे ये बताओ। मुझे 10 बच्चों का एक ग्रुप मिला था। मुझे लगा कम बच्चे हैंडल कर लूंगी, फिर एक दिन इसलिए। कोई बताएगा मुझे कि 300 BC के दौरान क्या क्या हुआ था? यस नवीन। किंग अलेक्जेंडर्स इन्वेंशन ऑफ इंडस वैली। ओके, बैठ जाओ नवीन। लेकिन उस दौरान कुछ और भी हुआ था, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। कौन बताएगा मुझे? एनीवन गेस? नो वन? अच्छा चलो, मैं तुम लोगों को बताती हूँ। चलो सब आ जाओ आगे आगे। अरे आ जाओ बाबा, कम फास्ट।
फास्ट कम आ जाओ। अच्छा सारे बच्चे टॉप रैंकर्स थे, कोई फेल तो दूर की बात है, कोई एक मार्क्स भी खोना नहीं चाहता था। तो कुछ बच्चे डर गए, कईयों को शर्म आ गई, लेकिन उनमें से कुछ बच्चों को वीडियो अच्छा लगने लगा। फिर मैं उन बच्चों को वीडियो दिखाने लगी और उन्हें वीडियो भेजती भी थी। सर मुझे विश्वास नहीं होता, वीना मेरी कलीग रह चुकी है। कोई टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ इतना घिनौना काम कैसे कर सकती है? मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। स्टूडेंट्स की जिंदगी बर्बाद कर दी। सर दिस इज शॉकिंग। हमें उस टीचर के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। स्कूल से हमें बात करनी चाहिए सर। उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, डोंट वरी। आई एम सॉरी सर, लेकिन मुझे अपने आप पे घिन आने लग गई थी। किसी लड़की या किसी औरत को देखना भी नहीं चाहता था, आई को भी नहीं। अगर आई के बारे में गंदे ख्याल आ जाते तो, इसीलिए मैंने ये सब किया, अपने आप को पनिश किया। मैंने कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वीना मैम रोज नए नए वीडियोस लाती थी। वो हमारे फ़ोन में भी वो वीडियोस भेजती थी और रोज हमारे साथ बैठकर वो वीडियोस देखती थी। मैं ये सब चीज़ रियल में एक्सपीरियंस करना चाहता था। हमारी इस घिनौनी हरकत ने 3 बच्चों की लाइफ खराब कर दी। एक बच्चे की जान चली गई, 4 परिवार बर्बाद हो गए। सड़ो यहीं पर। मासूम बच्चों को कच्चे मिट्टी की तरह जिस सांचे में ढाल दिया जाए वो ढल जाते हैं। इनके मन में कई सवाल उठते हैं, कई धारणाएं जन्म लेती हैं, खासकर यौन व्यवहार और यौन इच्छा को लेकर। ये बेहतर होगा कि हम इन महत्वपूर्ण विषयों पर खुद उनसे बातचीत करें। अक्सर बच्चे खुद इन सवालों के जवाब ढूंढने की फिराक में गलतियां कर बैठते हैं। वीना ने अपने विद्यार्थियों के साथ जो कुछ भी किया वो बेहद गलत था और उसे इस अपराध की सजा भी मिली। लेकिन सोचिए, अगर इन बच्चों को सही तरीके से सही वक्त पर माँ बाप, टीचर्स या फिर ट्रेंड काउंसलर द्वारा यौन शिक्षा दी गई होती तो शायद इन अपराधों को टाला जा सकता था। चलिए आने वाली पीढ़ी का भविष्य हम खुद तराशें, खुद संवारें, खुद उन्हें सही और गलत की पहचान सिखाएं। यौन अपराध और अपराधियों की निंदा करना तो जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है इन अपराधों को रोकना, और इन्हें रोकने की जिम्मेदारी हम सब की है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।